integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। देखो, अभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर वगैरह कर लिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर स्ट्रेंथ और अर्थ प्रेशर पे क्वेश्चन भी कर लिया, मतलब लगभग खत्म हो गया अपना सॉइल मैकेनिक्स। अब लगभग ये लास्ट टॉपिक है, बियरिंग कैपेसिटी, बड़ा टॉपिक। उसके बाद आपके सारे टॉपिक क्या है, छोटे टॉपिक्स है। तो हम लोग बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी एंड फाउंडेशन की। किसकी बात करते हैं? बियरिंग कैपेसिटी एंड फाउंडेशन। अब ये होता क्या है बियरिंग कैपेसिटी और फाउंडेशन? अब देखो, कोई भी हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाना कहाँ पे? सॉइल पे ही बनाना है। तो जब स्ट्रक्चर सॉइल पे बनाना है तो अपना सॉइल जो है उसके इतना लोड कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि वो उस लोड को आसानी से बिना फेल हुए कैरी कर सकता है। हम लोग जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हवा में तो बनना नहीं, ज़मीन पे बनाएंगे, तो जो उस स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है उसकी वजह से जो सॉइल है वो फेल नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन में फेल होती है जनरली सॉइल। उनको हम लोग दो क्राइटेरिया कह सकते हैं। एक क्राइटेरिया होता है सेटलमेंट क्राइटेरिया, इनकी सेटलमेंट में एक तो हो सकती है सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको परमिसिबल सेटलमेंट वगैरह लिखाया था। तो अगर सॉइल जितना परमिसिबल सेटलमेंट है उससे ज़्यादा सेटल हो रहा है तो क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा और उस स्ट्रक्चर के नीचे आने की वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर ठीक है, तो फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। दूसरा होता है बियरिंग कैपेसिटी फेलियर, या जिसको हम लोग कह सकते हैं शियर फेलियर। दूसरा क्या है? शियर फेलियर। अब शियर फेलियर हमने शियर स्ट्रेंथ में पढ़ा था कि सॉइल क्या होगी। अब या तो सॉइल में जैसे कोई सॉइल ऐसे है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया तो सॉइल ऐसे फेल हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, तो किसी भी कारण से ये क्या, सॉइल का अंदर मूवमेंट हो गया। अब सॉइल के अंदर मूवमेंट हो गया तो सॉइल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा, वो भी फेल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शियर फेलियर। तो जब भी हम लोग कोई भी फाउंडेशन या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर इन दोनों ही क्राइटेरिया में सेफ होना चाहिए। किसी एक क्राइटेरिया में सेफ होने से काम नहीं चलेगा, ये दोनों के अंदर सेफ होना चाहिए। यानी कि बियरिंग कैपेसिटी किसको बोलेंगे हम लोग, या सेफ स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, जिसमें जो कि स्ट्रक्चर ना तो सेटलमेंट में फेल हो रहा है ना शियर फेलियर में। अगर एक में भी फेल हो गया तो वो फिर फेल माना जाएगा। ठीक है। अब जनरली जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होती है वो दो तरह की होती है। क्या, कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है सैलो फाउंडेशन और एक होती है अपना डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या होती है और डीप फाउंडेशन क्या होती है, अपन देखते हैं कि जैसे देखो, ये कोई स्ट्रक्चर, ये कोई फुटिंग है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, और ये क्या है, इस लेवल को मैं क्या बोलूँगा, बेस ऑफ फुटिंग। बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, ये है अपना बेस ऑफ फुटिंग। ये जो है ये है डेप्थ ऑफ फुटिंग या DF, और ये जो है वो क्या है, अपनी विड्थ ऑफ फुटिंग। ये क्या है, अपनी विड्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है। अब ये अपनी हो गई सपोर्टिंग सॉइल। ये जो सबसे नीचे होती है उसको हम लोग बोलते हैं, इनकी फुटिंग के जो नीचे होगी वो होगी सपोर्टिंग सॉइल। और ये जो है ओवरबर्डन सॉइल है। ओवरबर्डन सॉइल, अगर यहाँ पर सॉइल भरी हुई है तो ओवरबर्डन सॉइल। अब स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है फुटिंग का, जरूरी नहीं कि शेप है जो वो ऐसा ही हो, है ना। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब था शेप ऑफ फुटिंग से। तो अगर एज पर टेरजा की बात करें, कौन टेरजा की? वही फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो ज़्यादातर तो जो काम आएगा टेरजा की। तो सैलो फाउंडेशन टेरजा की ने क्या बोला, इफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू B, यानी कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन, तो वो फुटिंग अपनी कैसी मानी जाएगी, सैलो फाउंडेशन। और एज पर तो डीप फाउंडेशन क्या होगी, ग्रेटर देन B, यानी कि डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है DF जो है अगर विड्थ ऑफ फुटिंग से ज़्यादा है तो डीप फाउंडेशन किसके हिसाब से, टेरजागी के हिसाब से। लेकिन एक भाई साहब थे स्कैम्पटन, जिसने अपन ने पढ़े थे स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स। तो स्कैम्पटन का काफ़ी ज़्यादा रोल है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इतनी देर तक कुछ नहीं था लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा। तो सैलो फाउंडेशन में उन्होंने बोला DF शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5, सॉरी उल्टा लिख दिया। अगर B जो है अपनी 2.5 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से, मतलब हाँ सही, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन। यानी कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन से 2.5 गुना होनी चाहिए। अगर मतलब मेरी अगर ये है फुटिंग की जो विड्थ 1 मीटर है तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर 2.5 मीटर से ज़्यादा होगी तभी वो मेरा क्या माना जाएगा, डीप फाउंडेशन। अदरवाइज वो किस में आएगा, सैलो फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन कब हो जाएगा,
जब ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एज पर टेरजागी के हिसाब से क्या है, एज पर स्कैम्पटन के हिसाब से क्या है, दोनों ने अलग अलग दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो देखो मोटे मोटे तौर पर हो गया। अब थोड़ा कुछ और देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ फुटिंग कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, ठीक है। सैलो फाउंडेशन और क्या क्या टाइप्स के होते हैं, सैलो फाउंडेशन में देख लेते हैं, सैलो फाउंडेशन क्या क्या टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब एक होता है अपना कंटिन्यूअस या स्ट्रिप फुटिंग, कंटिन्यूअस या स्ट्रिप फुटिंग। अब ये क्या होता है, आप लोगों ने कोई दीवार देखी ना, जितनी भी दीवार होती है, वॉल होती है, उन सब के नीचे जो फुटिंग होती है वो क्या होती है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो विड्थ होती है वो क्या होती है, बहुत कम। यानी कि जिसकी ऐसी फुटिंग जिसकी लेंथ जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन बी होता है, उसको हम लोग यानी कि विड्थ ऑफ फुटिंग से लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा। जैसे ये कोई फुटिंग है, मान लो ये कोई वॉल की फुटिंग है, ठीक है। अब ये तो उसका क्या हो गया, सेक्शन हो गया, ये तो क्या हो गया, उसका सेक्शन हो गया। अगर मुझे इसका प्लान बनाना हो तो प्लान कैसे बनेगा, टॉप व्यू, तो ये ऐसा कंटिन्यूस, तो ये जो है मेरी ये ऊपर वाली हो गई और ये बाकी वाला पोर्शन ये नीचे वाला हो गया, ये हो गया अपना प्लान। ये होती है स्ट्रिप फुटिंग या कंटिन्यूस फुटिंग, यानी कि वॉल की जो फुटिंग होती है जो कंटिन्यूस लंबी चलती है, जिसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू विड्थ ऑफ फुटिंग। सेकेंड, इसके बाद सेकेंड आता है अपने आइसोलेटेड। अब देखो आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, जो सारी अलग अलग फुटिंग्स हो, यानी कि एक एक अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग। अब आइसोलेटेड फुटिंग मतलब देखो, अब ये कोई कॉलम है, सिंपल कॉलम अलग अलग, सारे कॉलम्स क्या है, अलग अलग है। जैसे कॉलम वगैरह होते हैं ना स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनकी फुटिंग जनरली क्या होती है, आइसोलेटेड। अगर छोटा स्ट्रक्चर है, बड़ा है तो मैट या राफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कंबाइंड भी हो सकती है। तो ये जो है, ये मान लो सिंगल कॉलम है, तो इसका अगर मेरे को प्लान बनाना, सेक्शन तो सेम रहेगा, प्लान कैसा रहेगा, ये ऐसा, बस, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। अब ये कभी कभी क्या हो सकते हैं, ये जो अपने चाहे कोई सी भी फुटिंग हो, जैसे ये तो स्ट्रिप फुटिंग या ये अपनी आइसोलेटेड फुटिंग, ये इनका जो शेप है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, इनका शेप कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड फुटिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्ड फुटिंग। या फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसा स्लोप में होता है, या फिर ऐसा क्या होता है, स्लोप में होता है। तो ये स्लोप्ड फुटिंग हो गया, ये स्लोप्ड, और ये हो गया स्टेप्ड। तो कभी कभी ऐसा भी होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आइसोलेटेड। फिर आता है अपने पास कंबाइंड फुटिंग। थर्ड है, सैलो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, थर्ड है कंबाइंड फुटिंग। अब देखो आइसोलेटेड फुटिंग तो मैंने क्या बोला, कब बनाएंगे, जब जनरली स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कम है, यानी कि छोटा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंबाइंड फुटिंग की, तो मैं कंबाइंड फुटिंग कब प्रीफर करूंगा, जब जो लोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। या फिर कंबाइंड फुटिंग जो होती है, दो तरह के शेप बनते हैं इसमें जनरली, एक तो होता है रेक्टेंगुलर फुटिंग, और एक जो होता है वो होता है मेरे ट्रेपेजोइडल फुटिंग, ठीक है। अब कोई बोले सर आइसोलेटेड में शेप नहीं लगाए, तो आइसोलेटेड में कोई सा भी शेप हो सकता है, जो शेप आप जानते हो, पर जनरली क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, या रेक्टेंगुलर हो गया, ऐसे शेप होते हैं। लेकिन इसमें दो ही है, ठीक है। अब आइसोलेटेड फुटिंग में क्या मतलब, सॉरी कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा कि मोर देन 2 कॉलम्स, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम क्या होंगे, उन एक साथ जुड़े हुए होंगे। जैसे ये देखो, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, ये 2 कॉलम आपस में, यानी कि इन दोनों कॉलम का जो बेस है ना वो सेम है। ऊपर से देखने पे दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर दोनों का बेस क्या है, सेम है। जैसे कि ये जो है, ये दोनों मार्कर है। अब मार्कर आपको ऊपर से देखने पे अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जाने के बाद दोनों क्या है, इस मेरे हाथ से अटैच है, दोनों क्या है, मेरे हाथ से अटैच है, यानी कि पूरा बेस क्या है, सेम है। ऐसा इसमें होता है, ठीक है। अब अगर दोनों से बराबर लोड आ रहा है, मतलब दोनों सेम लोड वाले हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये वाली डिस्टेंस भी बराबर, यानी कि x और y, इसको मैं y दे दूँ, इसको मैं x दे दूँ, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। और ये इनके डायमेंशन भी C1 और C2 डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 के डायमेंशन भी क्या सेम रहेंगे। तब जब लोड बराबर आएगा ना, तब मैं बनाऊंगा रेक्टेंगुलर फुटिंग। और अगर मेरा लोड बराबर नहीं आ रहा, किसी का ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, तो मैं बनाऊंगा ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो मान लो इस कॉलम का लोड ज़्यादा, C1 का लोड जो है वो
ज़्यादा है, इसका मतलब है C1 का जो लोड है ज़्यादा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, ज़्यादा एरिया दिया है, और इसमें लोड कम आ रहा है तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है कम चाहिए। ये हो गया अपना ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल फुटिंग या कमांड फुटिंग कभी कभी हम लोग कब देते हैं, जब मान लो ये जो कॉलम है या जो मेरा ये फुटिंग, जैसे मैं अगर इसकी आइसोलेटेड फुटिंग बनाता तो ये क्या जाता, पड़ोसी के प्लॉट के अंदर जा रहा होता। मान लो पड़ोसी का प्लॉट जो है यहाँ तक है, और अगर मैं इसकी आइसोलेटेड फुटिंग बनाता तो वो मान लो ऐसा बन रहा होता है, तो पड़ोसी के प्लॉट के अंदर जा रहा है, तो पड़ोसी ये थोड़ी कहेगा नहीं भाई तू आराम से आ जा, मेरे प्लॉट में बना ले मकान, मैं कहीं और चला जाऊंगा, ऐसा तो होना नहीं। वो तो ऐसे भाई अपने को तो अपने प्रॉपर्टी लाइन के अंदर अंदर अपने प्लॉट के अंदर अंदर फुटिंग बनानी है। तो जब भी बड़ा स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना, तो क्या होता है उनकी फुटिंग अगर आइसोलेटेड बनाते हैं ना तो बाहर चली जाती है, यानी कि उसके प्लॉट के एरिया से बड़ी हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो नीचे का एरिया है ना वो बढ़ा देते हैं। अब इसमें तो क्या था, एरिया दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक तरफ ज़्यादा एरिया बढ़ा दिया, दूसरी तरफ कम कर दिया। तो उससे क्या होगा कि लोड यहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी अपना ऐसा बन रहा है, अगर आइसोलेटेड बना रहा हूँ, पड़ोसी के वहाँ जा रहा है, या फिर दोनों कॉलम क्या ज़्यादा नज़दीक है। अब देखो आइसोलेटेड में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन ये दोनों कॉलम ऐसे नज़दीक हैं कि अगर मैं इनकी आइसोलेटेड फुटिंग बनाऊँ, मैं क्या कह रहा हूँ, दो कॉलम ऐसे, अगर मैं इनकी आइसोलेटेड फुटिंग बनाऊँ तो एक दूसरा आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक दूसरा ओवरलैप हो रहा है। तब भी मैं क्या करूँगा, मैं ये कंबाइंड फुटिंग बनाऊँगा, ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, तब कोई सी भी बना सकता हूँ, बट डिपेंड करता है उनके लोड वगैरह पे। ठीक है, कब कब बनाऊंगा, एक तो प्रॉपर्टी लाइन में जा रहा है दूसरे की, दूसरा मेरे लोड जो है कॉलम है इतने पास है कि उनका जो आइसोलेटेड फुटिंग है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तब, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनका जो जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरलैप कर रहा है तब, या फिर अपने क्या कहते हैं लोड वगैरह ज़्यादा आ रहा है, बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है सॉइल की, तब। अब कंबाइंड फुटिंग एक और तरह का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैट और राफ्ट, मैट और राफ्ट फुटिंग। वैसे इसको कहीं कहीं पे कमांड से अलग भी लिखा होता है, पर होता कमांड ही है। ठीक है, अब मैट और राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, पूरे के पूरे फ्लोर पे, यानी कि फ्लोर इन द सेंस कि मेरा जो ग्राउंड है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मान लो स्ट्रक्चर का एरिया ये है, इस पे जितने भी कॉलम है, ये मेरा प्लॉट एरिया, यहाँ पर जितने भी कॉलम है उन सबको मैं आपस में जोड़ दूंगा, उन सब का एक ही बेस बनाऊंगा, कॉमन बेस। जितने भी मेरे कॉलम्स हैं उन सब का एक कॉमन बेस हो गया, यानी कि पूरे के पूरे प्लॉट में मैंने नीचे की तरफ क्या बिछा दी, एक दरी टाइप बिछा दी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। यानी कि पूरे फुटिंग जो है सभी जितने भी कॉलम्स है मेरे से वो अटैच्ड है एक दूसरे से। अब इसका क्या होता है, ये जनरली हम लोग कब देते हैं, देखो क्योंकि इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर सीमेंट कॉन्क्रीट का है तो अब इसमें क्या है कि हम लोग कब प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आइसोलेटेड फुटिंग से मैं अगर आइसोलेटेड फुटिंग बना रहा हूँ और उसकी वजह से मेरा प्लॉट एरिया 50% से ज़्यादा 50% ऑफ प्लॉट एरिया कवर हो रहा है, प्लॉट एरिया कवर हो रहा है किसकी वजह से, आइसोलेटेड फुटिंग की वजह से, तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। एक, अगर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस, BC मतलब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी लेस, तब भी मैं कौन सा प्रोवाइड करूंगा, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। अब एक जो है, अगर मेरी वाटर टेबल हाई है, अपन देखेंगे वाटर टेबल का क्या असर होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अगर मेरी वाटर टेबल हाई है, वाटर टेबल हाई, तब वाटर टेबल हाई होगा तो क्या होगा कि उसकी वजह से अपने फुटिंग पे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, या हो सकता है कि पानी ऊपर आ जाए, उसकी वजह से अपने डैम्पिंग की प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे केस में ये किसका काम करता है, DPC का काम करता है। मैट या राफ्ट फाउंडेशन किसका काम करता है, DPC का, डैम्प प्रूफ कोर्स का काम करता है। तो लगभग जनरली इन तीन कंडीशन में हम लोग मैट या राफ्ट फाउंडेशन, और बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो वो तो है ही, कमांड का पहला कंडीशन ही वो लोड वाला तो है ही। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये किसके, सैलो फाउंडेशन के टाइप्स हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले तो डीप फाउंडेशन के टाइप्स, तो ये इन साइड में लिख देता हूँ। डीप फाउंडेशन जनरली दो तरह की होती है, पाइल फाउंडेशन और एक वेल फाउंडेशन, पाइल और वेल फाउंडेशन। ठीक है, अब इनमें इतना कुछ नहीं है, बस लोड के हिसाब से पाइल और वेल चला जाता है। ठीक है, सर शेप कैसा भी हो सकता है, ये सब चीज़ें अपन आगे देखेंगे, डीप फाउंडेशन पढ़ेंगे तब। अभी अपन बात कर रहे हैं सैलो फाउंडेशन के बारे में और कुछ। ठीक है, अभी मैं ये जो फाउंडेशन लिखा है इसका मतलब है मेरा सैलो फाउंडेशन। अपने JEN में या AN वगैरह एग्जाम में डीप फाउंडेशन से इतने क्वेश्चन नहीं आते, सैलो फाउंडेशन से आते हैं, थोड़ा बहुत आता है। जो चीज़ आती है डीप फाउंडेशन वाली वो मैं आपको करा दूंगा, चिंता की बात नहीं, तो लेकिन बाद में पढ़ेंगे अपन डीप फाउंडेशन। अभी अपन सैलो फाउंडेशन की ही बात
करते हैं। ठीक है, मैट या राफ्ट फाउंडेशन में लगाने का एक और कंडीशन है, अगर मेरा कैसा हो डिफरेंशियल सेटलमेंट, यानी कि जो कंबाइंड फुटिंग है उसमें कैसा है, अगर मेरा डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि एक कॉलम ज़्यादा सेटल हो रहा है, दूसरा कॉलम कम सेटल हो रहा है। मैंने आपको डिफरेंशियल सेटलमेंट, यूनिफॉर्म सेटलमेंट बताया था। तो अगर ऐसा है तो डिफरेंशियल सेटलमेंट के केस में भी मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, मैट या राफ्ट फाउंडेशन या फिर कंबाइंड फुटिंग। तो ये थोड़ा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेशन से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अपन वापस से वही स्टार्टिंग में जो फुटिंग बनाई थी वो बना लेते हैं। ये अपनी फुटिंग थी, ये ग्राउंड लेवल, इसको मैंने क्या बोला था, बेस ऑफ फुटिंग, ये बी थी, ये अपना डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या थी, डीएफ, ये जो सॉइल है इसका यूनिट वेट यहाँ पर गामा है। ठीक है, अब देखो एक होता है ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। क्या है, ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है कि लेवल ऑफ फुटिंग या बेस ऑफ फाउंडेशन पे जितना भी लोड आ रहा है, बेस ऑफ फुटिंग क्या है ये, या लेवल ऑफ फाउंडेशन भी अपना ये सेम, जो बेस ऑफ फुटिंग है वही अपना क्या है, लेवल ऑफ फाउंडेशन। तो इस पर जो लोड आ रहा है, अब उन सब का सम क्या होगा, ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी, इन सब की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, अब ये भाई फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर क्या होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर की वजह से लोड आएगा। तो मान लिया क्यू यू आ रहा है, मान लो क्यू आ रहा है, सिंपल, अभी यू पे रहने दो, यू ही रहने दो। तो मान लो क्या आ रहा है, क्यू यू आ रहा है, तो क्यू यू लोड एक तो वो हो गया, प्लस इस खुद का फुटिंग का भार, वेट ऑफ फुटिंग भी हो जाएगा भाई, इस लेवल पे तो फुटिंग का भार भी आ रहा है, तो वेट ऑफ फुटिंग यानी कि सेल्फ वेट, प्लस अपने ये जो सॉइल है, वेट ऑफ सॉइल, ऊपर में जो सॉइल भरी हुई है वो सब, यानी कि क्यू यानी कि स्ट्रक्चर का लोड प्लस वेट ऑफ फुटिंग प्लस वेट ऑफ सॉइल, इन सब का भार क्या होगा, अपने आएगा। तीनों का सम जो है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। जितना भी टोटल प्रेशर इस लेवल पे जो आ रहा है ऊपर से, वो सारा अपना क्या होता है, ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। फिर आता है नेट प्रेशर या नेट लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, अब एक ही चीज लिख रहा हूँ, नेट प्रेशर होता है। अब इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, क्यू जी से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू जी से। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एन, ये हो जाएगा अपना क्यू एन। तो क्यू एन जो होता है, नेट प्रेशर जो होता है, क्यू जी ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। माइनस क्या कह रहा हूं मैं, ओवरबर्डन प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो सॉइल है उसका वेट मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। अब ये ओवरबर्डन प्रेशर क्या होगा, ओवरबर्डन प्रेशर होगा अपना गामा डीएफ की वजह से, क्यू जी माइनस। अब देखो यहाँ पर ओवरबर्डन, ये जितनी भाई सॉइल जितने देर तक सॉइल है प्लस उसकी डेप्थ, मतलब सॉइल डेप्थ, अपन को पता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, गामा इंटू डीएफ। तो ये हो जाएगा अपना नेट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, बीसी स्टैंड्स फॉर बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, सिविल इंजीनियर वाला दिमाग चला ना, फालतू वाला मत चला। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं मैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में रिप्रेजेंट किससे करता हूं, स्मॉल क्यू यू से। ठीक है, तो वो जो लोड आ रहा है वो कैपिटल क्यू यू आ रहा है, या आपको अगर कंफ्यूजन हो तो इसको सिंपल आप क्यू की टर्म में भी लिख लो। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो सिंपल क्यू या कुछ भी उसको लोड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो जो यहाँ पर जो एट द बेस ऑफ फुटिंग पे जो प्रेशर आ रहा है और विदाउट फेल इन शियर, यानी कि इतना प्रेशर झेलने की कैपेसिटी कि ये फुटिंग जो है मेरी शियर में फेल नहीं हो, विदाउट फेल इन शियर। ग्रॉस लोडिंग एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विदाउट फेल इन शियर। देखो ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी और अल्टीमेट में देखो फर्क क्या है, मैंने यहाँ फेलियर होना नहीं होना कोई बात नहीं करी, लेकिन यहाँ मैंने लिखा विदाउट फेल इन शियर, यानी कि सॉइल की अल्टीमेट, यहाँ तो क्या है जितना लोड आ रहा है, और ये है
आप देखो, एक जैसे आप हो, आपको 100 किलो किसी ने सर के ऊपर भार रख दिया, तो वो तो क्या हो गया, आपका ग्रॉस प्रेशर हो गया, आपके सर के ऊपर ग्रॉस प्रेशर 100 केजी हो गया। लेकिन आपने झेलने की कितनी क्षमता, मान लो 50 केजी, तो जो 50 किलो होगा वो होगा आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, ग्रॉस लोडिंग एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विदाउट फेलिंग शियर। इसके बाद आता है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। क्या आता है, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं QNU से। QNU से, QNU क्या हो जाएगा, जैसे इसमें था नेट प्रेशर, तो ऐसे QNU इक्वल टू क्या आ जाएगा, QU माइनस गामा DF, यानी कि ओवरबर्डन प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओवरबर्डन प्रेशर को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गई नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। बेटा ये डेफिनेशंस डायरेक्ट आते हैं ना, तो आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इसके बाद नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बाद अपने आता है नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। क्या आता है, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ये जो है ना बेयरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया है, ये जो है बेयरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया, ऐसे कैसे सेटलमेंट के क्राइटेरिया भी आएंगे। अब 5वें नंबर पे क्या हो गया, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, QNS, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, QNU अपॉन में गामा, QNU अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, QNU अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है मेरा नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अगर मेरे नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली जो हम लोग काम में लेते हैं वो यहाँ पर लेते हैं 2.5 से लेके 3 के बीच में, 2.5 से लेके 3 के बीच में जो मैक्सिमम जो यूज आएगा वो आएगा 2.5 का। ठीक है, अब उसके बाद नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बाद आता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं QS से। अब यहां पर हमने नेट अल्टीमेट निकालने के लिए माइनस गामा DF करा था, अब हम क्या कर देंगे, वापस से गामा DF ऐड कर देंगे, तो QS इक्वल टू QNS प्लस गामा DF, QNS प्लस गामा DF। भाई नेट निकालने के लिए माइनस करा था, तो यहाँ पे वापस नेट हट गया, तो वापस से गामा DF क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, QS इक्वल टू QNS प्लस गामा DF, QNS प्लस गामा DF, ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है सेफ सेटलमेंट क्राइटेरिया। अब ये तो बेयरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया हो गया, अब सेटलमेंट क्राइटेरिया। अब सेटलमेंट क्राइटेरिया की वजह से भी कुछ न कुछ होगा, तो 2 डेफिनेशन उसकी वजह से आएगी। एक आएगा नेट बेयरिंग प्रेशर, सातवें नंबर क्या आ रहा है, सेफ बेयरिंग प्रेशर। अब सेफ बेयरिंग प्रेशर क्या है भाई, देखो QA से रिप्रेजेंट करता है, सेफ आ गया, बेयरिंग प्रेशर आ गया, इसका मतलब क्या है कि इतना प्रेशर कि वो सेटलमेंट में फेल ना हो, यानी कि जो सेटलमेंट्स आएंगे वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स। सेफ बेयरिंग प्रेशर का मतलब है इसकी फुटिंग की वजह से इतना प्रेशर आ रहा है इस पे कि ये सेटलमेंट में फेल नहीं हो रहा। जैसे बेयरिंग कैपेसिटी क्या था, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या था कि वो जो है सॉइल वो शियर में फेलियर नहीं हो रही थी। यहाँ पर क्या है, वो अपने किस में फेल नहीं हो रही, बेयरिंग प्रेशर में, जो ये जहाँ पर है अपने किस में फेल नहीं हो रही, जो टोटल आ रहा है लोड उसमें फेल नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि अपनी जो इसमें लिख सकते हैं शुड नॉट एक्सीडेड परमिसिबल सेटलमेंट, शुड नॉट एक्सीडेड परमिसिबल सेटलमेंट, यानी कि परमिसिबल सेटलमेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कि जितना भी सेटलमेंट हो रहा, मतलब अपन ने देखा था कि आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले पे कितना देखा था, 40 mm देखा था। ठीक है, 40 mm देखा था क्ले के लिए, तो 40 mm नहीं होना चाहिए, 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ऐसे। जैसे या फिर मान लो किसी का 50 mm है किसी सॉइल पे, तो 50 mm ना होके कितना होना चाहिए, 50 mm से कम सेटलमेंट होगा तो वो सेफ होगा, और 50 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सेफ बियरिंग प्रेशर। फिर आता है अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। अब क्या आएगा, अलाउएबल, अब क्या आ रहा है, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, सॉरी सेफ को यार एन से लिखते हैं, QN से, है ना, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, तो इसको लिखते हैं QA से। अलाउएबल बियरिंग प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी, देखो
सिंपल है, अलाउबल बेयरिंग प्रेशर जो होता है अपना इन दोनों का मतलब किसका, भाई बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट क्राइटेरिया दोनों से जो वैल्यू कम आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, अलाउबल बेयरिंग प्रेशर, यानी कि ना तो शेयर में फेल होना चाहिए ना अपना बेयरिंग कैपेसिटी में मतलब सेटलमेंट में, ना तो शेयर में फेल होना चाहिए अपना स्ट्रक्चर, ना ही अपने किस में फेल होना चाहिए, सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट भी विद इन परमिसिबल लिमिट हो और सॉइल जो हो रही है शेयर में फेल नहीं हो रही, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलाउबल बेयरिंग प्रेशर। जो अलाउबल बेयरिंग प्रेशर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी। जो डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी यही होती है, डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी। अब ये जो होगा वो मिनिमम होगा किस में से, या तो क्यू एन में से और या फिर क्यू यू में से, जो भी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, या क्यू यू या क्यू ए में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग ले लेते हैं अपना अलाउबल बेयरिंग प्रेशर क्यू ए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इनकी फेल नहीं होना चाहिए अपना, कुल मिला के बात यही है। अब देखो इसके अलावा जैसे हम लोग फुटिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो कुछ क्राइटेरियाज आते हैं, क्या आते हैं, कुछ क्राइटेरिया आते हैं जिसके हिसाब से अपना जो स्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए। ठीक है, एक ये तो हो गया सॉरी शियर और बेयरिंग कैपेसिटी, सॉरी क्या बार बार वही, ये तो हो गया शियर और सेटलमेंट का क्राइटेरिया। एक कभी कभी आता है डेप्थ एंड लोकेशन क्राइटेरिया। क्या आता है, डेप्थ एंड लोकेशन क्राइटेरिया फेलियर के लिए। अब डेप्थ एंड लोकेशन क्राइटेरिया कुछ नहीं है कि अपनी जो सॉइल है, अपनी जो फुटिंग है वो इतनी डेप्थ पे होनी चाहिए कि जो दूसरे फैक्टर से, इन दो फैक्टर के अलावा, सेटलमेंट और शेयर फैक्टर के अलावा और भी जैसे फैक्टर्स होते हैं वो उनको डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि मान लो वाटर टेबल है, मान लो रनिंग वाटर में है आपकी, ठीक है, रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर यानी कि नदी वगैरह में है, तो रनिंग वाटर में अगर आपका स्ट्रक्चर है, तो अगर सिंगल और डबल स्टोरी है, सिंगल एंड डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है, डबल स्टोरी, तो वो मिनिमम जो है 30 सेंटीमीटर तो डीएफ होना ही चाहिए। मिनिमम जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होना चाहिए, 30। और अगर मल्टी स्टोरी है, मल्टी स्टोरी वो है अपना 60 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि ये अलग है। ये भाई दो क्राइटेरिया हो गए, उसके अलावा ये जो डेप्थ एंड लोकेशन क्राइटेरिया वो ये है। अब कभी कभी जैसे मान लो कोई सॉइल, ये जो ग्राउंड है, मान लो ये ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड होता है, यहाँ पर ये पास में एक ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड होता, तो फुटिंग के एक्सपोज होने के चांसेस रहते बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ये स्लोप धीमे धीमे कम होता। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ की, ये डिस्टेंस मिनिमम जो है रॉकी स्ट्रेटा के लिए अलग होगी। किसके लिए, रॉकी स्ट्रेटा के लिए अलग और सॉइल के लिए अलग होगी, सॉइल के लिए अलग। तो रॉकी स्ट्रेटा के लिए होती है 60 सेंटीमीटर और सॉइल के लिए होती है 90 सेंटीमीटर, यानी कि इतना दूर होना चाहिए। ये जो अपना स्लोप है मिनिमम, अगर सॉइल स्ट्रेटा है यानी कि सॉइल है तो 90 सेंटीमीटर, और अगर ग्राउंड जो है रॉकी स्ट्रेटा से बना हुआ है तो 60 सेंटीमीटर दूर तो होना ही चाहिए, तभी काम होगा। अदरवाइज क्या होगा, अपने काम नहीं आएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक आता है अपने फ्लोटिंग फाउंडेशन वर्ड आता है, फ्लोटिंग फाउंडेशन वर्ड आता है, फ्लोटिंग फाउंडेशन। अब ये फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या है भाई, फ्लोटिंग फाउंडेशन का मतलब होता है कि जितना लोड ऊपर से आ रहा है, यानी कि ये जो इसका सेल्फ वेट ऑफ सॉइल प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस वेट ऑफ स्ट्रक्चर किसके बराबर आना चाहिए, वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल, वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब जब भी अपन फुटिंग या फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉइल को वहाँ से एक्सकेवेट करते हैं। तो मैं इस केस में, फ्लोटिंग फाउंडेशन के केस में, मैं सॉइल का जो इतना एक्सकेवेट कर रहा हूँ कि जो एक्सकेवेटेड सॉइल है उसका वेट किसके बराबर आ रहा है, मेरा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस वेट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर से जितना लोड आया उतनी मैंने सॉइल वहाँ से एक्सकेवेट कर दी। तो मैं उस फुटिंग को क्या बोलूँगा, फ्लोटिंग फाउंडेशन या फिर बैलेंसिंग फाउंडेशन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होती है। तो फ्लोटिंग फाउंडेशन अपने क्या होती है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस वेट ऑफ स्ट्रक्चर अगर मेरे बराबर हो जाए वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल के लिए, तो जो मैं फुटिंग बनाऊंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्लोटिंग फाउंडेशन, ठीक है। अब ये जो होती है जनरली, अब फ्लोटिंग फाउंडेशन बनाते कहाँ पे, ये बनाते हैं हम लोग एक्सपांसिव सॉइल पे। कौन सी सॉइल पे, एक्सपांसिव सॉइल, यानी कि जिनका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत
ज़्यादा होता है, जिनका वॉल्यूम इंक्रीज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे थोड़ा सा पानी आया, वॉल्यूम स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल। तो अगर ब्लैक कॉटन सॉइल में पूछ ले, ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सी फुटिंग होनी चाहिए, तो जो जनरली जो होता है वो होता है अपने फ्लोटिंग फाउंडेशन, या फिर अंडर रिम्ड पाइल्स, या फिर अंडर रिम्ड पाइल्स स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लोटिंग अंडर रिम्ड पाइल्स होना चाहिए। किसमें, ब्लैक कॉटन सॉइल में ना। तो ऐसी जो सॉइल्स होती है उनके लिए जनरली अंडर रिम्ड पाइल्स काम में लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा अपने को जैसे मान लो रनिंग वाटर, ठीक है। अब रनिंग वाटर ये तो चलो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पानी तेज जा रहा है, यानी कि नदी वगैरह में मेरे को स्ट्रक्चर बनाने, तो ये तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होनी चाहिए। तो हम लोग पर अडेप्ट कौन सा करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं पाइल या फिर वेल फाउंडेशन, यानी कि हम लोग वहाँ पर जनरली अपने ये बनाते ही नहीं है, ठीक है। अपने ये बनाते ही नहीं है, मतलब सेलो फाउंडेशन बनाते नहीं है हम लोग। कौन सा बनाते हैं फिर वहाँ पर, डीप फाउंडेशन। वहाँ पर कौन सा बनाते हैं हम लोग, डीप फाउंडेशन। तो रनिंग वाटर के अंदर सेलो फाउंडेशन अपने काम की नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल लोड अगर ज़्यादा आ रहा है तो अपन ने देखा कि डेप्थ कौन से फुटिंग बनाया, अपन ने राफ्ट फुटिंग बनाया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें अपने को ध्यान रखने लायक। अब आगे देखते हैं। देखो ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको कराई है ना, ये सारी की सारी आपके काम की है। अच्छे से इनको याद कर लेना, कौन सा क्या है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना काम में लेते हैं, सब चीज़ें अपने काम की है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं रैंकाइंस थ्योरी ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। क्या देखेंगे, रैंकाइंस, इनके वापस रैंकाइंस थ्योरी ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। अब अपन ने जब इसको अर्थ प्रेशर में पढ़ा था ना, तो रैंकाइन ने क्या बोला था अर्थ प्रेशर वाले थ्योरी में, उसने बोला था मेरी थ्योरी किसके लिए है, कोहेशन लेस सॉइल के लिए। तो यहाँ पे भी इसकी थ्योरी किसके लिए है, कोहेशन लेस सॉइल्स के लिए, कोहेसिव सॉइल्स के लिए नहीं है। किसके लिए है, तो अपन लिख देते हैं ओनली फॉर कोहेशन लेस सॉइल्स, यानी कि कोहेशन लेस सॉइल्स कौन सी हो गई अपनी, सैंड्स, सिर्फ और सिर्फ सैंड्स के लिए, दूसरी कोई भी सॉइल के लिए ये नहीं है। तो अपन देखते हैं इसने करा क्या। ये एक ही एजम्पशन इसका काम का है, बाकी एजम्पशन इसके काम के नहीं, ठीक है। तो ये कोई फुटिंग है, ये क्या है अपने कोई फुटिंग है, ये अपना ग्राउंड लेवल हो गया, और ये अपना उसका वही लेवल ऑफ फाउंडेशन हो गया, ठीक है। वैसा फुटिंग है। तो अब देखो उसने क्या कंसिडर करा, ये एक दो स्ट्रेस ब्लॉक एलिमेंट लिए, इसको माना फर्स्ट, जो जस्ट फुटिंग के नीचे है उसको उसने क्या माना फर्स्ट, और जो बाकी है वो उसने क्या माना, साइड में माना। साइड में जो थे उनको सेकंड, और जस्ट जो बीनीथ द फुटिंग है उसको क्या माना, वन, ठीक है। दो स्ट्रेस ब्लॉक लिए। अब देखो उसने और क्या क्या था, वो अपन अब जब आगे वाली थ्योरी पढ़ेंगे तो कंपैरिजन में एजम्पशंस पढ़ेंगे। अभी अपने जो काम का एजम्पशन है वो यही है, और बाकी एजम्पशन इतने कुछ काम के नहीं है। जैसे एक एजम्पशन था कि जो फुटिंग का जो बेस है वो क्या है, उसका स्मूथ है। फुटिंग का बेस क्या स्मूथ है, बाकी वही सॉइल इज ड्राई, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक, वो सेमी इनफाइनाइट, वो सारी चीज़ें लगभग वही है, ठीक है। तो इसने जो माने, तो अब अगर मैं स्ट्रेस ब्लॉक फर्स्ट की बात करूं, तो ये जो फर्स्ट है यहाँ पर, ये जो है सेकंड है, ठीक है। थोड़ा दूर बना देते हैं, ये जो है मेरा स्ट्रेस ब्लॉक सेकंड है। अब देखो, अब ये जो है स्ट्रेस ब्लॉक फर्स्ट, इसके ऊपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है क्यू यू, इसके ऊपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है कितना, क्यू यू, इसको स्मॉल क्यू यू लिख देते हैं, यानी कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बराबर। फेल थोड़ी हो रहा है, तो स्मॉल क्यू यू इसके ऊपर लोड आ रहा है। तो देखो भाई, फर्स्ट को वही अपन ने माइनर और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, भाई सिग्मा 1 इधर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या होगा, ऊपर से लोड ज़्यादा आएगा तो ये क्या होगा, सेटल होगा, ये क्या होगा, सेटल होगा। और ये वाला जो है, ये वाला क्या है, इसके ऊपर ये तो भाई देखो, ये जो है सॉइल, ये इधर इधर जाएगी, ये वाली सॉइल साइड में मूवमेंट हो रहा है, और ये वाली सॉइल अगर ऐसा हो रहा है तो ये सॉइल क्या जाएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। ध्यान देखो, जो स्ट्रेस ब्लॉक फर्स्ट वाली सॉइल है वो कैसे जाएगी, भाई ऊपर से मैं दबा रहा हूं तो साइड में ऐसे इंक्रीज होगी, और जो साइड वाली सॉइल है वो साइड से दबेगी तो कैसे जाएगी, ऊपर। तो पैसिव और एक्टिव अर्थ प्रेशर में हमने क्या देखा था, एक्टिव अर्थ प्रेशर में हमने क्या देखा था कि ये जो वॉल थी उसके ऐसे मूवमेंट हो रहा था, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉइल का मूवमेंट हो रहा था, और पैसिव केस में हमने क्या देखा था कि वो जो सॉइल थी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही थी। तो देखो इधर किधर जा रही है, फर्स्ट ब्लॉक में साइड में जा रहा है, यानी कि स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है,
और इसमें देखो अब सॉइल ये क्या हो रही है, सॉइल उधर पीछे जो सॉइल है ऑलरेडी उसको धक्का दे रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, सॉइल का लेवल ऊपर हो रहा है। तो इसमें स्ट्रेस ब्लॉक फर्स्ट जो होगा वो मेरा क्या होगा, एक्टिव स्टेट में। स्ट्रेस ब्लॉक फर्स्ट क्या होगा मेरा, एक्टिव स्टेट में। और ये क्या हो गया मेरा स्ट्रेस ब्लॉक सेकंड वो जो होगा वो मेरा पैसिव स्टेट में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में तो जो आ रहा है वर्टिकल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर कम है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज़्यादा है और वर्टिकल प्रेशर कम है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो गया, क्यू यू, और इसमें सिग्मा 3 इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एच। ठीक है, इधर सिग्मा 3 इधर सिग्मा 1। अब जो सिग्मा एच है अपने को पता है किसके बराबर होता है, के ए गामा डी एफ। ठीक है, के ए सॉरी गामा डी एफ नहीं, के ए इंटू वर्टिकल प्रेशर कितना आ रहा है, क्यू यू, तो के ए इंटू क्यू यू हो गया। तो अपने को ये भी पता के ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव अपन में 1 प्लस साइन फाइव, अपन ने उसमें अर्थ प्रेशर वाले में ये सब अच्छे से पढ़ा था। और के पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव अपन में 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, अब देखो अब ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, इसके उल्टे होते हैं। तो यानी कि ये तो माइनर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया अपना माइनर हो गया, और ये हो गया अपना मेजर। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला जो हो जाएगा मेजर और वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा माइनर। अब वर्टिकल कितना लग रहा है इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना आ रहा है, ये ऊपर वाली जो सॉइल है डी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी एफ जितनी, और ये जो गामा है इसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस जो आ रहा है यानी कि गामा डी एफ के बराबर। ठीक है, तो ये जो है पैसिव केस में तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, इनके हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो जाएगा, के पी इंटू गामा डी एफ, के पी इंटू गामा डी एफ आएगा। अब इसका एक और एजम्पशन देखते हैं। दूसरा एजम्पशन क्या था, इसने बोला वो एक तो वो हो गया जो काम का नहीं है, इनकी क्या बोला था, बेस ऑफ जो फाउंडेशन वो क्या है, स्मूथ है। ठीक है, तो एक जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, सॉइल जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, इसने क्या बोला, सॉइल जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में। और इसने इलास्टिक नहीं बोला, इलास्टिक बोलता तो एट रेस्ट कंडीशन हो जाती, इसने बोला प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि एक्टिव और पैसिव स्टेट वाला। अब एक्टिव कौन सा, पहला वाला, पहला वाला एक्टिव कैसे हुआ, पहले वाले पे ऊपर से लोड आ रहा है, उसकी वजह से उसका जो मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने की वजह से ये क्या चाहेगा कि ये जो है इमेजिनरी वॉल है ना, ये जो डैश से बनाई मैंने, वो क्या है इमेजिनरी वॉल, वो क्या मूव अवे हो रही है, वो कहाँ जा रही है, फुटिंग से दूर जा रही है। इसलिए अपन ने क्या बोला कि ये जो है एक्टिव स्टेट में, और ये जो सॉइल है सेकंड वाली उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यानी कि वॉल जो आ रही है टूवर्ड्स आ रही है, इसके लिए टूवर्ड्स आ रही है, तो ये इसका मूवमेंट कैसा होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा। इसके लिए ये आ गया पैसिव में और फर्स्ट वाला आ गया एक्टिव में। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव का खेल, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का। तो सिग्मा 1 वर्टिकल लगेगा, इसके लिए क्यू यू, और सिग्मा 3 क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल, यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के ए क्यू यू। इसके लिए पैसिव वाले के लिए सिग्मा 3 तो वर्टिकल लग रहा है, यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर, गामा डी एफ। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एच हो जाएगा, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो कितना हो जाएगा, के पी इंटू गामा डी एफ। अपन ने ये तो पढ़ा ही था। अब आप बोलोगे सर अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपने, यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो टाउ इक्वल सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा, उसका उल्लंघन करा। कौन सा इक्वेशन थी, सिग्मा 1 क्या पढ़ा था, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। मैंने इस इक्वेशन को माना ही नहीं। आप बोलोगे आपने तो सिंपल ये दो ही चीज काम में ली, सी कहाँ गया, सी क्यों नहीं माना। तो भाई साहब सी क्या है, उसका एजम्पशन क्या था, क्वेश्चनलेस सॉइल है, तो सी तो ऑलरेडी ये तो जीरो है, तो सी वाली टर्म जीरो है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या है, सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा, और मैंने क्या लिखा है आपको, tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव, और ये बराबर होता है एन फाइव के बराबर के पी बराबर 1 अपॉन में के ए। ये सारी अपने चीजें कहाँ पे हो चुकी है, अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर में। तो ये देख लो यहीं से आया सिग्मा 3, भाई सिग्मा 3 आ गया ना यहाँ से, और यहाँ से आ गया अपना सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आ गया। अब ये क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि मेरे कहने का मतलब अगर ये सॉइल ये अगर साइड वाले पे फोर्स लगा रही है तो साइड वाली सॉइल का भी तो कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, अपन ने देखा कि इतना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है। अगर ये सॉइल की वजह से, यानी कि स्ट्रेस ब्लॉक फर्स्ट वाला जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अगर सेकंड वाले से ज्यादा है, यानी कि सिग्मा एच ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सिग्मा एच ऑफ सेकंड, तो क्या होगा कि ये मिट्टी ऐसे नीचे साइड में चली जाएगी। अगर मिट्टी साइड में चली जाएगी फुटिंग क्या आ जाएगी नीचे, यानी कि अपना क्या हो जाएगा,
फेल हो जाएगा, तो फुटिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब अगर ऐसे कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा एच ऑफ फर्स्ट जो है वो लेस देन सिग्मा एच ऑफ सेकंड है, यानी कि इनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है साइड की वजह से फुटिंग के जस्ट नीचे वाली सॉइल पे वो क्या है, ज्यादा है। अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मिट्टी पास पास में आएगी, मिट्टी पास में आई यानी कि सॉइल क्या हो जाएगी, फुटिंग क्या आ जाएगी मेरी ऊपर। अगर मिट्टी पास पास में आएगी तो मिट्टी भी तो ऊपर आएगी, मिट्टी ऊपर आएगी तो फुटिंग क्या आ जाएगी, ऊपर, यानी कि तब भी फेल हो रहा है। यानी कि अगर ये कोई भी कम ज्यादा हो रहा है, मेरा स्ट्रक्चर तो फेल हो ही रहा है। तो मैं क्यों ना इनको बराबर कर लूँ, तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिग्मा एच ऑफ फर्स्ट जो है वो सिग्मा एच ऑफ सेकंड के बराबर है, तब मेरा क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तब मेरा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ से आई, ये तो मिटा ही दूँ, अब इनका तो कोई है ही नहीं, आपको याद हो ही गई ये सारी चीज़ें। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा एच का जो है, सिग्मा एच ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कितना है, के ए क्यू। बेटा ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि मैंने बराबर क्यों करा, बराबर इसलिए करा कि मेरे को क्या करना है, स्टेबल कराना है, के पी इंटू गामा डी एफ। ठीक है, ये के पी इंटू गामा डी एफ आ गया। अब आप बोलोगे सर ये बराबर तो हो गए, पर आप निकालना क्या चाहते हो, तो मैं निकालना चाहता हूं मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जिस पर मेरी जो सॉइल, मेरी जो फुटिंग है वो क्या रहे, सेफ रहे। रैंकाइन ने क्या दिया था, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, मिनिमम डीएफ लिख देते, मिनिमम डीएफ का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, अब देखो के ए और के पी दोनों आमने सामने, तो क्यू, ये क्यू किसके बराबर, क्यू यू के बराबर है, तो क्यू यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी अपॉन में के ए इंटू गामा डी एफ। के पी का फॉर्मूला 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, के ए का फॉर्मूला 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव, तो मैंने उल्टे कर दिया भाई, मैंने ऑलरेडी इनको उल्टा लिख दिया, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस, ये मेरा गामा है, ये मेरा डी एफ है, और ये क्या है, सेफ, ये जो है मेरे आ गया, इतना लोड ये सॉइल मेरा ले सकता है क्यू यू। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसका उल्टा, इन सबको इधर ले आऊंगा, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना हो जाएगा, डी एफ मिनिमम जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू यू अपॉन में गामा, क्यू यू अपॉन में गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर जो है मेरा मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं भाई, यहां से मैंने दोनों हॉरिजॉन्टल वाले बराबर कर दिए, दोनों स्ट्रेस ब्लॉक, फर्स्ट स्ट्रेस ब्लॉक और सेकंड स्ट्रेस ब्लॉक हॉरिजॉन्टल बराबर कर दिए। बराबर करने से मेरा क्या फायदा हुआ कि ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी ज्यादा हो रहा था तब भी मेरा स्ट्रक्चर जो था फेल हो रहा था, चाहे नीचे धस रहा था चाहे ऊपर आ रहा था, स्ट्रक्चर तो अल्टीमेटली फेल हो रहा था। तो मैंने कहा भाई दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि मेरा स्ट्रक्चर फेल नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करा, दोनों हॉरिजॉन्टल वालों को बराबर कर दिया, के ए क्यू यू, इसकी वजह से आया हॉरिजॉन्टल के ए क्यू यू, अब इसकी वजह से आया के पी गामा डी एफ। अब आप लोग फालतू दिमाग मत लगाना कि भाई माइनर माइनर बराबर करें, मेजर मेजर बराबर करें, तो माइनर और मेजर बराबर नहीं करना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्टिकल बराबर करना है। माइनर मेजर तो हर एक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन स्ट्रेस जो हमको बराबर करना है वो एक डायरेक्शन में होगा, तभी उस इक्विलिब्रियम वाला बराबर करेंगे, अदर भाई ऑर्थोगोनल डायरेक्शन वाले बराबर करने से कोई फायदा नहीं। तो मैंने दोनों को बराबर करा, तो क्यू यू इक्वल टू क्या आ गया, के पी अपॉन में के गामा डी एफ, तो क्यू यू इक्वल टू आ गया 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर इंटू गामा डी एफ। अब मेरे को निकालना था मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या आ गया, क्यू यू अपॉन में गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने राजस्थान जेईएन पीएचईटी का जो एग्जाम हुआ था 2015 उसमें आया था, उसमें 2015 वाले में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब कईयों को ये याद नहीं रहता क्वेश्चन, कईयों को क्या ये याद नहीं रहती कि इक्वेशन सर याद कैसे रखें, माइनस ऊपर आएगा कि प्लस ऊपर आएगा, तो मिनिमम की बात हो रहा है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। मिनिमम है भाई, कोई चीज कम कब होगी, जब हम लोग ऊपर कुछ माइनस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे तो वो चीज बढ़ जाएगी, तो मिनिमम कब आएगी, जब ऊपर माइनस होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके रैंकाइंस जो थ्योरी थी उसके कुछ लिमिटेशंस पढ़ते हैं भाई, रैंकाइंस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस पढ़ते हैं। वो लिमिटेशंस क्या है, वो लिमिटेशन है अपना, पहला देखो, अगर मैं इसमें देखूं, इसको अब मैं एकदम सही लिख देता हूं, 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव को क्या लिख देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, गामा डी एफ क्या ले आता हूं, पास में ले आता हूं। अगर मैं लिखता हूं
कि मेरी जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है DF इक्वल्स टू 0, यानी कि डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरी 0 है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे। तो अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग 0 है तो QU ये जो क्या है, QU इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अगर मेरी डेप्थ ऑफ फुटिंग 0 है तो मेरी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या आ गया 0। QU किसके बराबर आ गया 0। तो क्या मेरा लेवल यहाँ सॉइल जो ग्राउंड लेवल पे है, अगर मैं क्या सॉइल की कोई बेयरिंग कैपेसिटी नहीं, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है ही नहीं। ये अपन ने पहले भी देखा था कि ये ड्रॉबैक था किसमें, शियर स्ट्रेंथ वाले में। किसने दी थी, कुलम ने। भाई टाउ इजकल टू C प्लस सिग्मा tan phi आया था, तो वहां पर भी सैंड का क्या आया था सिग्मा n, जहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 था तो वहां पर शियर स्ट्रेंथ 0 आई थी। तब भी मैंने लिखा था कि ये इसका ड्रॉबैक है। अब मैं फिर वही चीज कर रहा हूँ। अब रैंकाइन ने भी वही गलती करी। रैंकाइन ने क्या गलती कर दी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 है तो मेरा जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कुछ है ही नहीं, यानी कि मैं सॉइल के ऊपर खड़ा ही नहीं रह सकता। इसका मतलब अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी 0 है तो सॉइल मेरा लोड कैरी नहीं कर सकती, 0 है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, सॉइल के ऊपर अपन चलते हैं, ग्राउंड के ऊपर वो सारा का सारा लोड कैरी कर रहा है, तो ये बात असत्य है। यानी कि एक लिमिटेशन तो ये हो गया। उसने क्या बोला कि जो अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है मतलब 0 तो मेरे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 0 हो जाएगा। मेन तो यही था। दूसरा भाई उसने बोला कि ये तो सिर्फ कोहेशन लेस सॉइल के लिए है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए कौन निकालेगा भाई, उसके लिए अलग। तो इसका लिए इट इज ओनली फॉर कोहेशन लेस सॉइल। वापस उसी को लिखो, इट इज ओनली फॉर कोहेशन लेस सॉइल। अब एक चीज देखो, अब मैंने आप लोगों को इतने टाइप्स के बताए शेप, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, अलग अलग तरह की फुटिंग बताई, लेकिन इसने कुछ फुटिंग की बात कर रहा है क्या, फुटिंग के डायमेंशन की कोई बात कर रहा है? ये तो सिर्फ डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात कर रहा है। अब फुटिंग जो है, एक फुटिंग जैसे इसकी विड्थ इतनी है, दूसरी फुटिंग मैंने इतनी ज्यादा बड़ी बना दी, तीसरी मैंने मान लो इसका शेप ऐसा चेंज कर दिया, तो यानी कि जो है ये फुटिंग का जो शेप है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। किसके बारे में? शेप और साइज के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरे को जब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो मेरे को फुटिंग के शेप और साइज के बारे में बात नहीं कर रहा। इट डज नॉट अकाउंट फॉर शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग। शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग यानी कि इसके कहने का मतलब है कि चाहे मेरा कैसा ही शेप हो, चाहे मेरा फुटिंग का शेप कैसा ही हो, साइज कुछ भी हो, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई लेना देना ही नहीं। तो उसकी वजह से फर्क पड़ता है। ये अपन आगे भी देखेंगे कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। एक तो कॉमन सेंस वाली बात है, उससे तो अपने को समझ में आ रहा है कि यार अपन ने इतने आज तक स्ट्रक्चर्स देखे, अलग अलग फुटिंग का शेप था तो अलग अलग फर्क पड़ा, तो इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, इसकी थ्योरी में क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? तो इसका मतलब ये कमी है इसकी। और अगर किसी को ये एज्यूम नहीं कर सकते, किसी में इतना कॉमन सेंस नहीं है, तो उसको अपन आगे देख लेंगे जो आगे थ्योरीज आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्या क्या करा है आज हमने? कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, वो जो कॉमन डेफिनेशन थी, उसके बाद हमने रैंकाइन्स थ्योरी पढ़ा और क्राइटेरिया ऑफ फेलियर पढ़ा अपन ने कि किस किस क्राइटेरिया से फेल होता है। तो दो क्राइटेरिया, एक तो सेटलमेंट क्राइटेरिया, एक शेयर फेलियर क्राइटेरिया, यानी कि दोनों में ही सॉइल अपने फेल होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट में अपन दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.